हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहसा क्लासेज। हम लोग पिछले लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम देख चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी रिस्पायरेशन देखने जा रहे हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है कि जो डाइजेशन के वक्त जो ग्लूकोज सेल के अंदर गया था ब्लड के थ्रू, तो उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, और ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में होगा? O2 के प्रेजेंस में। यानी ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होगा O2 के प्रेजेंस में, और हमें क्या देगा? ATP, और वाटर रिलीज होगा और प्लस CO2। तो यहाँ दो प्रोसेस हो रहा है, देख रहे हैं। एक O2 जो है इनटेक किया जा रहा है, लिया जा रहा है सेल में, और जब सेल में पहुँच रहा है O2 तो आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज CO2 भी रिलीज हो रहा है। तो CO2 को फिर सेल से बाहर निकालना और O2 को लेना और सेल तक पहुंचाना, ये क्या है? ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस रिस्पायरेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि O2 जो है यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज्ड बाय सेल, एंड CO2 इज रिलीज्ड बाय सेल। ठीक, यानी O2 लिया जाएगा सेल के थ्रू और CO2 रिलीज किया जाएगा सेल के थ्रू आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन। और इसमें एक ब्रीदिंग जो टर्म है, ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है सांस लेना, यानी सिर्फ एक्सचेंज होना गैस का। जैसे गैस का एक्सचेंज हम लोग का कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। तो उसमें क्या होता है? O2 इनटेक होता है और CO2 रिलीज होता है। ठीक, तो सिर्फ ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। और ब्रीदिंग के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेन होते हैं। जैसे हम लोग अपनी बात करें ह्यूमन में ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग ऑर्गन कौन कौन से हैं? ह्यूमन में सिर्फ लंग्स हैं। अगर एम्फीबियंस की बात करें, यानी जैसे फ्रॉग हो गया, तो फ्रॉग में क्या है? फ्रॉग में आपको स्किन के थ्रू भी ब्रीद करते हैं और लंग्स के थ्रू भी ब्रीद करते हैं। यानी लंग्स के थ्रू तो ब्रीद करेंगे ही फ्रॉग, साथ साथ स्किन के थ्रू भी ब्रीद करेंगे। और अगर बात करें लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे स्पॉन्ज हो गया या सेलेंट्रेट हो गया या आपको फ्लैट वर्म हो गया, ये किसके थ्रू ब्रीद करेंगे? ये आपको ब्रीद करते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू, यानी बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। सोचिए अगर क्या होता हम लोग अगर बॉडी सरफेस से सांस लेते। ठीक, स्किन के थ्रू सांस लेते हैं फ्रॉग, लंग्स के थ्रू हम लोग लेते हैं। स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट और फ्लैट वर्म किसके थ्रू? बॉडी सरफेस के थ्रू सांस लेते हैं। और आगे अगर बात करें अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म जो है वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू सांस लेते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल। और आगे और बात करें इंसेक्ट, अर्थवर्म जैसे और भी इंसेक्ट हैं, वो ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं। और फिश जानते हैं, फ्री फिश, ऑर्थ्रोपॉड और मोलस्क, ये जो भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो किसके थ्रू सांस लेंगे? गिल्स के थ्रू। लेकिन हम शॉर्ट वीडियो में एक बताए थे, एक ऐसे फिश होते हैं जो स्किन के थ्रू भी सांस लेते हैं, वो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये कुछ हर जगह एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैमेलिया में जो है क्लोएका नहीं प्रेजेंट होता है, कॉमन ओपनिंग, लेकिन एक ऐसा मैमेलिया है जो क्लोएका रखता है। हर जगह एक्सेप्शन है। ये सारी एक्सेप्शन की हम बात कर चुके हैं और भी बात करेंगे शॉर्ट्स वीडियो में। तब तक आप ये समझिए कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, हम यही देख रहे हैं अभी। फिश, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क, ये गिल्स के थ्रू सांस लेंगे। और आगे बात करें तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जैसे रेप्टाइल्स और भी टेरेस्ट्रियल
टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो होंगे वो किसके थ्रू सांस लेंगे? लंग्स के थ्रू सांस लेंगे। ठीक, तो ये कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्गन है और इसको फिर रफ करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। हम लोग अगर बात करें इस ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम की। तो इसमें एक्सचेंज कहाँ होता है? लंग्स में। और फिर लंग्स में एक्सचेंज होगा तो गैस यानी एटमॉस्फेरिक एयर जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स तक आना होगा। तो लंग्स तक कैसे कैसे आते हैं उसकी पाथ की बात करें, सबसे पहले कहाँ आएगा एयर? नॉस्ट्रिल में आएगा। ठीक, नॉस्ट्रिल के बाद फिर ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स में आएगा और फेरिंग्स का वो पार्ट जो नॉस्ट्रिल से जुड़ा हुआ है उसको नेजो फेरिंग्स बोला जाता है और फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ है उसको ओरो फेरिंग्स बोला जाता है ना। तो फेरिंग्स इसी तरह नाम रखा गया है, जैसे नॉस्ट्रिल से जुड़ा हुआ है उसको नेजो फेरिंग्स और जो ये ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ है उसको ओजो फेरिंग्स बोला जाता है। और तो नॉस्ट्रिल के बाद किस में जाएगा? नेजो फेरिंग्स, यानी सीधा बोल सकते हैं आप फेरिंग्स में जाएगा, लेकिन हालांकि क्योंकि नॉस्ट्रिल सब का पार्ट है तो नेजो फेरिंग्स बोलेंगे उसे। ठीक, और नेजो फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा? ग्लॉटिस में। ये देख रहे हैं ग्लॉटिस, जिसे विंड पाइप बोला जाता है, विंड पाइप। ठीक, उसके बाद कहाँ जाएगा? ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस के बाद कहाँ जाएगा? आपको ये देख रहे हैं ट्रैकिया, ये और यहाँ पे सी शेप्ड ये इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ट्रैकिया का, उसकी बात करेंगे। अभी आप देखिए ट्रैकिया में जाएगा। ठीक, ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा? फिर ट्रैकिया भी डिवाइड हो जाएगा और ट्रैकिया जो है 5वां वर्टेब्रा तक वो थोरैसिक कैविटी के 5वां वर्टेब्रा तक वो एक्सटेंड होता है। ठीक, यहाँ अभी बात करेंगे। पहले आप देखिए ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा? ये ब्रोंकियोल्स, ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स कहलाता है। प्राइमरी ब्रोंकियोल्स तक जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकियल्स पे डिवाइड होगा दोनों तरफ, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। ठीक, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स जो है वो फिर डिवाइड होगा और छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में, उसे टर्शियरी ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। टर्शियरी ब्रोंकियोल्स जो है वो फिर जाएगा ब्रोंकियोल्स तक और ब्रोंकियोल्स आखिरी पहुंच जाएगा कहाँ? एल्वियोलाई तक। ठीक, ये एल्वियोलाई है, ये जो देख रहे हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत ही थीन होता है इसका मेम्ब्रेन, और थीन होने के साथ साथ मॉइस्ट होता है, क्योंकि मॉइस्ट जो है कैरेक्टर है ब्रीदिंग सरफेस का। जो भी सरफेस जितना ज़्यादा मॉइस्ट होगा उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज उतना ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसीलिए मेढक का बॉडी सरफेस देखेंगे हमेशा मॉइस्ट रहता है, क्योंकि वो स्किन से भी रिस्पायर करता है। अगर मॉइस्ट नहीं रहेगा तो ये रिस्पायर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ट्रैकिया की बात कर रहे थे, ये ट्रैकिया जो है इसके अंदर यहाँ पे ओपनिंग के पास यहाँ पे लैरिंग्स होते हैं। ट्रैकिया के पास क्या होते हैं? लैरिंग्स होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स बोला जाता है, यानी यहीं से वॉइस बनता है, यहीं ट्रैकिया से। ठीक, और यहाँ ट्रैकिया जो ग्लॉटिस का पार्ट है, ये ग्लॉटिस, तो ग्लॉटिस के पास एक कवरिंग होता है, ईपीग्लॉटिस बोला जाता है। पिछले भी बात कर चुके हैं डाइजेशन में। ईपीग्लॉटिस क्या करता है? ये कवरिंग होता है, कवरिंग होता है। ठीक, और ये इसका काम है कि फूड जो है इसमें ना आ जाए, विंड पाइप में ना आ जाए, इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये ट्रैकिया जो है ये कहाँ तक एक्सटेंड रहता है? अप टू 5वां
थोरैसिक वर्टेब्री तक एक्सटेंड रहता है। फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्री, ठीक, फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्री तक एक्सटेंड रहता है। उसके बाद हम इसको अब रफ करते हैं। उसके बाद मेनली लंग्स के बारे में देखते हैं और लंग्स की चर्चा करते हैं कि आखिर लंग्स का क्या क्या कैरेक्टर। पहले आप ये समझ लिए कि कहाँ जाएगा। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ, नेजल चैम्बर। एक मिनट, नेजल चैम्बर जाएगा यहाँ पे, ये कोई यहाँ छूट गया था एक। नोज के बाद, नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ जाएगा, नेजल चैम्बर, ठीक। नेजल चैम्बर के बाद कहाँ जाएगा, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स का वो पार्ट जो नॉस्ट्रिल से जुड़ा है। नेजोफेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के पास एक कवरिंग होता है एपिग्लॉटिस, जो क्या प्रोटेक्ट करता है फूड के एंट्री को विंड पाइप में। ग्लॉटिस को विंड पाइप बोला जाता है। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया में जाएगा, और ट्रैकिया जो है वर्टेब्रा से घिरा रहता है, सी शेप्ड, ठीक। और पांचवा वर्टेब्रा तक ये एक्सटेंड रहता है। और इसके बाद दो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लेफ्ट में चला जाएगा, एक राइट में चला जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकियोल्स फिर सेकेंडरी बहुत छोटे ब्रोंकियोल्स में बटेंगे। फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स भी टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में बटेंगे। ट्रंकी ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकियोल्स जो है लास्ट में क्या उसमें रहता है, एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, ब्लड फ्लो होगा यहीं पे, और यहीं पे गैस जो है एक्सचेंज होगा पार्शियल प्रेशर के थ्रू। इसको अभी रफ कर रहे हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। अभी लंग्स के बारे में बात करना है कि आखिर लंग्स कहाँ स्थित होता है, लंग्स का क्या फंक्शन है, और लंग्स जो है किस पोजीशन पे रहता है हमारे बॉडी में। तो लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है सबसे पहले बात करें तो थोरैसिक चैम्बर में रहता है, ठीक। उसके बाद एयर टाइट चैम्बर है, क्योंकि हमेशा इसमें एयर रहता है, एयर टाइट चैम्बर है। उसके बाद एलाइंड रहता है डबल लेयर प्ल्यूरा से, दो लेयर रहते हैं लंग्स के, ठीक, लाइन विथ डबल लेयर, और उस लेयर को क्या बोला जाता है, प्ल्यूरा बोला जाता है, ठीक। और नेक्स्ट बात करें तो ये डॉर्सली प्रेजेंट रहता है थोरैसिक चैम्बर में। कहाँ रहता है, डॉर्सली, ठीक। ये सब बात कर चुके हैं, डॉर्सल क्या है, पीछे वाले भाग, वेंट्रल आगे, ठीक। और वेंट्रली जो है कॉलम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जिसे जो कवर्ड रहता है किससे, स्टर्नम से, यहाँ लिख सकते हैं कवर्ड बाय स्टर्नम, ठीक। और लैटरली जो है किससे कवर्ड रहेगा, बाय रिब्स। ये ध्यान रखना है, और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्टर्नम से कवर्ड किससे रहेगा, वेंट्रली रहेगा, रिब्स से कवर्ड किससे रहेगा, लैटरली रहेगा। और नीचे से लोअर साइड से भी कवर्ड रहता है लंग्स, और लोअर साइड से जो कवर्ड रहता है ये ऐसे सी शेप्ड डायफ्राम बोला जाता है उसे। किससे कवर्ड रहेगा, डायफ्राम से कवर्ड रहता है, ठीक है। और रिस्पायरेशन की ये हो गया लंग्स के बारे में। उसके बाद अगर बात करें तो रिस्पायरेशन के क्या क्या स्टेप है, किस किस तरह से पूरा रिस्पायरेशन इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसकी बात करें तो सबसे पहले तो अभी हम देख रहे थे कि ब्रीदिंग होगा, और ब्रीदिंग का स्टेप भी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे स्टेप होगा ब्रीदिंग में। सबसे पहले नॉस्ट्रिल से होते हुए, नेजल चैम्बर से होते हुए, नेजोफेरिंग्स, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर एल्वियोलाई तक आते हैं गैस, ठीक। तो स्टेप में सबसे पहले तो ब्रीदिंग हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, ब्रीदिंग।
ठीक। ब्रीदिंग के बाद यहाँ ऑक्सीजन तो पहुँच गया, फिर ऑक्सीजन अब कहाँ कैरी होगा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक। तो अब जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ होगा, ब्लड वेसल्स में, यानी उसमें बैठेगा रथ जैसा समझ लीजिए, और वो पहुँचना होगा जहाँ हर एक सेल तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज यानी जो ब्रेक डाउन हो चुका है, जो CO2 इस ब्लड तक आया है वो CO2 भी इसके थ्रू फिर बाहर जाएगा, और जो O2 हम लोग सांस लिए हैं वो भी ब्लड पे कैरी होगा। इसीलिए ऐसा गैसेज लिखा गया कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलस में होता है, इसीलिए एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक। उसके बाद बात करें फिर ये जब यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन तो फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा पूरे बॉडी पार्ट्स में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के थ्रू। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पूरे बॉडी पार्ट में, अब वहाँ पे फिर जब सेल तक पहुँचना है, तो मान लेते हैं ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, बहुत सारे सेल है। मान लीजिए फूट का सेल है, तो इस फूट के सेल तक भी पहुंचना है ऑक्सीजन को, तो ये ब्लड वेसल्स जो है यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया और इसको जो है पहुंचा दिया यहाँ तक। अब फिर यहाँ तक जब पहुंच गया तो इस सेल में फिर डिफ्यूजन हो जाएगा जहाँ तक पहुंचना था। मान लेते हैं ये फुट का सेल है पैर का, तो वहाँ उस सेल तक ऑक्सीजन फिर पहुँचाएगा ये ब्लड वेसल्स। ठीक। तो अब वहाँ पे डिफ्यूजन होगा जिस बॉडी पार्ट तक पहुँचना था। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। CO2 क्यों, क्योंकि पहले से जो पहुंचा हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन, वो तो पहले ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके CO2 बन चुका है, तो CO2 भी तो इसमें बैठेगा। जब सीट खाली हो जाएगा यानी O2 जब उतर जाएगा तो CO2 उस बचे हुए सीट पर बैठेगा, ऐसे समझ सकते हैं। द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 किसके किसके बीच, ब्लड एंड टिश्यू के बीच, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक। उसके बाद क्या होगा, जब ऑक्सीजन आ चुका है सेल में तो लास्ट स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन या बोल सकते हैं यूटिलाइज हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 किसके द्वारा, बाय सेल्स और टिश्यू। ठीक। और टिश्यू के द्वारा फिर ब्रेक डाउन होकर के O2 का यूज हो गया, और यूज जैसे ही होगा फिर CO2 बनेगा। ठीक। क्योंकि एक कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक यानी ब्रेक डाउन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ब्रेक डाउन हो उसे कैटाबॉलिक बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ बने, जैसे जो है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनते हैं, CO2 आते हैं, O2 रिलीज होते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। और यहाँ पे रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, O2 आ रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और दोनों प्रोसेस को और कंबाइन कर दे तो इसे मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ना कह के यहाँ पे हम कैटाबॉलिज्म इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक। मेटाबॉलिज्म दो तरह से हो सकता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन, एक सिंथेसिस। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन होके जब यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 हो गया टिश्यू में या सेल्स में, तो फिर O2 कहाँ चला जाएगा, फिर ब्लड में चला जाएगा, फिर ब्लड से फिर ट्रांसपोर्ट होके कहाँ चला जाएगा, फिर एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई से फिर बाहर ब्रीदिंग के थ्रू नॉस्ट्रिल से फिर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा CO2। ठीक। इसी तरह प्रोसेस इस स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक। इसके बाद हम लोग सिर्फ ब्रीदिंग की बात करते हैं। ब्रीदिंग में दो तरह का हो गया, कैसे, अब सिर्फ ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग में क्या हो गया, एक बार O2 ले रहे हैं, O2 आ रहा है एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई से जा रहा है कहाँ पे, ब्लड में, फिर O2 जब आ रहा है तो ये क्या हो गया, O2 अंदर लिए, तो इसको बोलेंगे इंस्पायरेशन, यानी सांस अंदर खींचना। और जब CO2 यहाँ आ गया एल्वियोलाई तक, फिर एल्वियोलाई से होके नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, यानी सांस बाहर फेंकना। तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अभी ब्रीदिंग को सिर्फ पहला जो प्रोसेस है इसको फिर डिटेल में अभी समझते हैं। इसके बाद बात करें ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग में क्या होता है, दो तरह से प्रोसेस होता है।
इंस्पायरेशन यानी सांस लेना और एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ना। ठीक, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को अलग अलग बात करें तो उससे पहले एक नोट में आपको लिखना होगा, नोट में क्या, कि ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है ये किस कारण से होता है, आखिर फैक्टर कौन है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के। तो 3 फैक्टर है। एक पहला प्रेशर, पार्शियल प्रेशर यानी प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक। दूसरा है आपको ये जो डायफ्राम है उसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, उसके कारण इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगा। तो दूसरा डायफ्राम हो गया। और तीसरा जो है वो होता है मसल्स, यानी इसके आसपास जो मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। ये 3 जो है का फैक्टर है इसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यानी ब्रीदिंग करने के। पहला फैक्टर क्या, प्रेशर ग्रेडियंट किसके किसके बीच, यानी लंग्स में जो प्रेशर है ऑक्सीजन का और CO2 का, और एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसके बीच, यानी एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, इस दोनों के बीच प्रेशर ग्रेडियंट होगा। ठीक, तो क्या होगा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगा। ठीक, और दोनों की बात करें अलग अलग तो इंस्पायरेशन कब होगा। ठीक, देखिए सांस जब लेंगे तो सांस लेंगे तो इसमें हवा भरेगा, लंग्स में हवा भरेगा तो लंग्स क्या होगा, फैलेगा। अब लंग्स जैसे ही फैलेगा, देखिए ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस तरह का हो जाएगा। ठीक, और नीचे की तरफ फैलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, जब इंस्पायरेशन होगा क्या होगा, ये डायफ्राम जो है क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहला डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया फिर जब सांस छोड़ेंगे तो फिर लंग्स सिकुड़ेगा तो ये सिंपल ऐसा होगा, सीधा होना चाहेगा डायफ्राम और सीधा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलैक्स होना। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन। ठीक, और दूसरा बात करें तो इसमें जो वॉल्यूम है, जब इंस्पायर करेंगे तो हवा अंदर आएगा तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, प्रेशर घटता है। ठीक, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। आप गैस सिलेंडर में देख लीजिए, एक वॉल्यूम तो उसमें सीमित है, और जब एयर का वॉल्यूम उसमें डालेंगे, ठीक, प्रेशर बढ़ाएंगे तब जा करके उसमें क्या होगा, बताइए, वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो ये दो अलग अलग साथ प्रोसेस है, लेकिन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, अगर वॉल्यूम जो है बढ़ेगा यानी इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा इंस्पायरेशन में। जाहिर सी बात है, सांस अंदर लेंगे तो हवा भरेगा, हवा भरेगा लंग्स में तो लंग्स फैलेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जैसे ही इंक्रीज होगा इसमें तो सरफेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स का प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर। और इससे किसका उल्टा होगा एक्सपायरेशन में, यानी डिक्रीज हो गया क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी सांस जब खत्म हो जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर। तो ये दो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के ये डिफरेंस है कि इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्टैक्ट करते हैं, एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स होते हैं। इंस्पायरेशन में सांस अंदर लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल बात है, तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और तीसरा क्या है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर घटता है, उल्टा होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम घटेगा एक्सपायरेशन में तो प्रेशर बढ़ेगा। और ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो रेट है वो रेट लगभग माना जाता है
कि ब्रीदिंग जो है 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीद होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ब्रीदिंग क्या है, 12 से 16 पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 16 बार नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी मैन जो है ब्रीद कर सकता है। बच्चे का रेट ब्रीदिंग का ज़्यादा होता है और सयाना का थोड़ा कम हो जाएगा है जैसे जैसे सयाना होते हैं। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट की बात करें तो ब्रीदिंग उसमें कितने होंगे, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक, तो ब्रीदिंग हो गया। ठीक, अब गैस इसमें आएगा। अब लंग्स के गैस के बारे में बात करेंगे कि जब लंग्स में गैस आएगा तो गैस इंक्रीज होगा तो कितना लीटर गैस रहता है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम की अब बात करेंगे हम लोग। इसको पहले रफ करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी जब हम नॉर्मल इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं तो कितना सांस लेते हैं, कितना लीटर सांस छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहला क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम, इसे शॉर्ट में टीवी बोल सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी जब सांस लेंगे सामान्यतः तो सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, हम लोग 500 ml यानी आधा लीटर सांस लेते हैं गैस और सांस छोड़ते हैं। ठीक, और क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि ब्रीदिंग का जो रेट होता है वो 12 से 16 होता है 1 पर मिनट में, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि 1 मिनट में कितना टाइडल वॉल्यूम होगा। ये तो हो गया पर सेकेंड का, यानी 1 सेकेंड में पर सेकेंड का 1 मिनट का बात करना है तो एक बार में तो 500 ml, तो ये हम लोग 1 मिनट में क्योंकि 12 से 16 बार करते हैं सांस ब्रीदिंग करते हैं, तो इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 5 जा कितना होगा 60, यानी 6000 ml टू ml बाद में लिखते हैं, 6000 टू 16 5 जा 80, यानी 8000 ml, यानी बोल सकते हैं 6 लीटर टू 8 लीटर। क्या हो गया ये, पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 से 8 लीटर तक हम लोग क्या करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो इसको क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 1 टाइम्स में 500 ml और 1 मिनट में कितना 6 लीटर टू 8 लीटर, यानी 6000 ml टू 8000 ml। ठीक, दूसरा बात करें तो एक होता है IRV, यानी इसका होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी नाम से ही पता चल रहा है, इंस्पायरेशन यानी श्वास लेना अंदर, तो रिजर्व वॉल्यूम यानी जब हम लोग कितना ज़्यादा सांस ले सकते हैं ज़बरदस्ती फोर्सफुली। ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया कि 500 ml हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती यानी फोर्सफुली कितना ज़्यादा सांस ले सकते हैं। इंस्पायरेशन यानी सांस अंदर खींच सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, फोर्सफुली इंस्पायरेशन, यानी कितना ज़्यादा सांस अंदर खींच सकते हैं। तो इसमें हम लोग का कैलकुलेशन है कि 250 यानी 2500 ml टू 3000 ml हम लोग 2.5 लीटर से 3 लीटर तक गैस जो हम लोग सांस खींच सकते हैं। इसी का उल्टा आप ले लीजिए, ERV, यानी यहाँ तक इंस्पायरेशन, यहाँ क्या हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी यहाँ क्या है, फोर्सफुली कि ज़बरदस्ती कितना सांस छोड़ सकते हैं। फोर्सफुली क्या होगा, एक्सपायरेशन। फोर्सफुली एक्सपायरेशन का कैलकुलेशन है कि 1000 ml टू 1100 ml, यानी 1 लीटर टू 1.1 लीटर
गैस जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली एक्सपायर्ड कर सकते हैं। यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो गया 1100 ml, और इंस्पायरेटरी रिजल्ट यानी फोर्सफुली इंस्पायर्ड कितना 25 to 3000 ml। ठीक, इतना वॉल्यूम। ठीक, इसका एक और है, यहाँ पे दिख रहा है। फोर्थ बात करें तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम की बात करें तो रेसिड्यूअल का वॉल्यूम मतलब हो गया कि जब हम फोर्सफुली एक्सपायर कर लिए, यानी ज़बरदस्ती सांस को बाहर छोड़ दिए, जितना छोड़ सकते थे सांस, उसके बाद इस लंग्स में भी कुछ ना कुछ गैस बचे होंगे, तो वो जो बचे हुए गैस है वो कितना है, उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, यानी RV। RV किसे बोलते हैं, या रिमेनिंग एयर। RV का मतलब हो गया रिमेनिंग एयर आफ्टर एक्सपायरेशन। ठीक, यानी सांस छोड़ने के बाद जितना वॉल्यूम बचा एयर का लंग्स में, वो क्या कहलाएगा, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। और ये होता है 1100 to 1200 ml। 1100 to 1200 ml। ठीक, ये होता है क्या, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक, तो ये नॉर्मल वॉल्यूम थे। उसके बाद अब कैलकुलेटिव वॉल्यूम बताते हैं, यानी जोड़ घटा करके कैसे हम लोग बात करते हैं। नॉर्मल 4 वॉल्यूम याद रखना है, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी फोर्सफुली इंस्पायरेशन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी फोर्सफुली एक्सपायरेशन, और रेसिड्यूअल वॉल्यूम जितना वॉल्यूम बच गया लंग्स में वो है ये 4। ठीक, यानी TB, IRV, ERV और RV, ये 4 है। उसके बाद नेक्स्ट 4 हम बात करते हैं, 5 है वो कैलकुलेटिव वॉल्यूम। इसके बाद 5वां जो है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक, यानी IC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब हो गया हम लोग का कितना कैपेसिटी है इंस्पायर करने के हैं, तो उसमें क्या हो गया, एक नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम था, ठीक, टाइडल वॉल्यूम और प्लस कितना हम फोर्सफुली इंस्पायर करते थे उसको क्या बोलते थे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये दो जब कैलकुलेट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, IC बन जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगा। यानी एक जो नॉर्मल जो हम लोग सांस इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे थे उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते थे, जो 500 ml होता था। और IRV यानी जो फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते थे हम लोग, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक, उसको और टाइडल वॉल्यूम को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। और एक होता है इसी का अपोजिट, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी EC, ठीक। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब हो जाएगा कि कितना हम लोग कैपेसिटी है एक्सपायर करने का। इसमें भी सेम चीज़ कि जब हम लोग टाइडल वॉल्यूम के साथ, वो यहाँ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपको फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या रेसिड्यूअल कैपेसिटी क्या है जो अंदर लंग्स में रह सकता है, ठीक, आफ्टर एक्सपायरेशन। यानी जब हम लोग एक्सपायर कर देंगे तो कितना सांस उसमें बच सकता है लंग्स में, उसकी बात करते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो उसमें बच जाएगा रिजर्व वॉल्यूम बचा रह जाएगा, ठीक। और रिजर्व वॉल्यूम के बाद रेसिड्यूअल वॉल्यूम बचा रह जाएगा, जो हम लोग बात किए थे कि आफ्टर एक्सपायरेशन कितना वॉल्यूम था, 1100 to 1200 था, तो रिजर्व वॉल्यूम रह जाएगा। प्लस जो हम लोग एक्सपायर कर सकते थे वो बचा रह जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
तो ये दो जो जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक, तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब हो जाएगा कि यानी टोटल जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा ब्रीथ करने का, मैक्सिमम वॉल्यूम जो हम ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो आ जाएगा वो टाइडल वॉल्यूम तो आ ही जाएगा शुरू में, जो इंस्पायर एक्सपायर था, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। यानी जो हम एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली और जो हम इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली वो हो जाएगा, इतना हम ब्रीथ कर सकते हैं। और लास्ट आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी में ये टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, क्योंकि इतना हम ब्रीथ कर सकते हैं, ये तो लंग में ही रहेगा। और इसके साथ साथ ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम था, वो जो जो एयर बच जाता था लंग्स में वो आ जाएगा। तो ये टाइडल वॉल्यूम नहीं, ये वाइटल कैपेसिटी इसे बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपको वाइटल कैपेसिटी यानी तीनों, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, ये हो जाएगा आपको टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक, तो ये थे आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी। ठीक, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और मैकेनिज्म बताएंगे कि कैसे पार्शियल प्रेशर की मदद से ब्रीदिंग एक्सचेंज होते हैं CO2 और O2 की ब्लड और लंग्स के बीच, एल्वियोलर्स के बीच और ब्लड और टिश्यू के बीच। ठीक, और फिर इससे रिलेटेड कुछ डिफिशियंसी की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।